Hello dear students, how are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes, Divine Public Senior Secondary School, Maharashtra. Students, today we are going to discuss a very important chapter in history, and the chapter name is Forest Society and Colonialism. Okay students, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनियलिज्म। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई सन 1600 में हमारे देश में, तब से लेकर सन 1800 तक हमारे देश में जो जंगल का रेशियो था, फॉरेस्ट का रेशियो था, बहुत ही ज्यादा था। तकरीबन 50% से ज्यादा जंगल थे हमारे देश में। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों का एडवांसमेंट हुआ, जैसे जैसे ब्रिटिश हुकूमत, यूरोपीय कंपनी हमारे देश में आना शुरू हुई, धीरे धीरे जंगलों का विनाश होना शुरू हो गया। बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज परेशान हो गए, बहुत जगह पर रिबेल्स हो गए, विद्रोह हुआ, क्योंकि यूरोप में जंगल खत्म हो रहे थे। अब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, रेलवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था, पानी वाले बड़े बड़े जहाजों का बनाना, रेल की पटरियों में लकड़ियों का टिम्बर बिछाना, ये सारी चीजों का रिक्वायरमेंट था जो यूरोप अकेले पूरा नहीं कर पा रहा था। इसके लिए जितने भी यूरोपीय कंपनी थी या यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज थे, वो दूसरों देशों को गुलाम बनाने के साथ साथ वहां के वेजिटेशन, फॉरेस्ट को डिक्लाइन करना शुरू कर दिए, क्लीन करना शुरू कर दिए और पानी के जहाजों से लाद कर यूरोप में ले जाना शुरू किए। यानी कुल कहने का ये मतलब है कि रॉ मटेरियल्स हमारे एशिया, अफ्रीका, कुछ कंट्री से वो सब यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे अपने यहाँ, और अपने वहाँ मैन्युफैक्चराइजेशन का दौर शुरू हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे और वहाँ से फिनिश गुड्स को हमारे यहाँ 10 गुना दामों में बेच दिया करते थे। वही हम लोग पढ़ना है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, यानी जंगली समाज और औपनिवेशवाद। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग क्या समझेंगे? नीड फॉर कमर्शियल क्रॉप्स, अनप्रोडक्टिव फॉरेस्ट एंड डिसअपियरिंग फॉरेस्ट इन इंग्लैंड। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बात के बारे में हम बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स लोग हैं जिनका जीवन 100% जंगल के ऊपर डिपेंड होता है। अब धीरे धीरे उन लोगों में भी सिविलाइजेशन आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज के 100, 200, 300 साल पहले दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। अपने बेसिक नीड के लिए वो जंगलों पे आश्रित होते थे। सारी चीज को, चाहे कि जलाने के लिए लकड़ियां, खाने के लिए जंगल तेल, मतलब वनस्पतिक तेल, और भी बहुत सारी चीजों के लिए, जंतुओं को चराने के लिए, जानवरों को चराने के लिए जंगलों में ले जाना, और भी जो भी आवश्यक चीजें थी जंगलों से जो लोग प्राप्त करते थे उसको लेकर के अपने जीवन को निर्वहन करते थे। व्यापार भी, ट्रेड्स भी होता था जंगलों के माध्यम से। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो वो सबसे ज्यादा ट्राइबल्स कम्युनिटी, यानी जंगल के किनारे वाले जितने भी क्षेत्र थे उसको अपने अंडर में कैप्चर करना शुरू कर दिए, और वहां के जो रीजनल और लोकल लोग थे उनको वहां से डिस्प्लेस करना शुरू कर दिए, और जंगलों को कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। अभी हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मेजर नेचुरल रिसोर्स। अगर हम प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है वो है फॉरेस्ट। दे प्रोवाइड अस अ लार्ज वैरायटी ऑफ फूड्स व्हिच इज यूज्ड एज फ्यूल, टिम्बर एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स। हमको बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट, जिसमें टिम्बर होता है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स होते हैं और फ्यूल्स होते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड अस हर्ब्स, ड्रग्स, ग्रास, ऑयल एक्सेट्रा। अब इसके बाद बात करते हैं डिसअपियरिंग फॉरेस्ट। डिसअपियरिंग मतलब होता है ओझल होते जाना, आंख से खत्म होते जाना, और सामने धीरे धीरे डिसअपियर होता है, ठीक है ना, हटते जाना। द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल इज रिफर्ड एज डिफॉरेस्टेशन। जंगलों का जो विनाश हो रहा है वो डिफॉरेस्टेशन उसका बहुत बड़ा रोल है। एक होता है एफॉरेस्टेशन, एक होता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में जंगलों को काट दिया जाता है, एफॉरेस्टेशन में जंगलों को लगाया जाता है। इट इज नॉट रिसेंट प्रॉब्लम, ये रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है डिफॉरेस्टेशन। द प्रोसेस बिगेन मेनी सेंचुरी एगो व्हेन मैन अडॉप्टेड एग्रीकल्चर। ये प्रोसेस तभी शुरू हो गया जब इंसान खेती करना शुरू कर दिया।
खेती करना सीख लिया। यानी हम स्टोन एज में अगर हम पहुंच जाए पाषाण काल में, तब से ये जंगलों का विनाश होता आ रहा है। बट अंडर कॉलोनियल रूल इट बिकेम मोर सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव। लेकिन सबसे ज्यादा इसका व्यापक और खतरनाक रूप देखने को तब मिला जब अंग्रेज हमारे देश में आए और अपने हुकूमत के अंडर में ये सारे जंगलों को क्लीन अप करना शुरू कर दिए। इंडिस्क्रिमिनेटली अंधाधुंध कटाई करना शुरू कर दिया। इन 1600 यानी 1600 में अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ इंडिया लैंड मास वाज अंडर कल्टीवेशन एंड रेस्ट 84% अंडर फॉरेस्ट। यानी अभी मैं बताया आपको 1600 में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उस समय तक 16% हिस्सों में खेती बाड़ी होती थी। तकरीबन 84% जगहों पर पूरा जंगल हुआ करता था। भारत की मैं बात कर रहा हूँ। बट नाउ 42% ऑफ टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन। लेकिन जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों को अनाजों की आवश्यकता थी, खेती करना था, इस नाते जंगलों को काट काट करके खेती के रूप में चेंज किया गया। और जो कल्टीवेशन का जो फिगर था, जो 16% था 1600 में, वो 42% हो गया बाद में, और 23% बस फॉरेस्ट रह गया। Increase in population and colonialism were the two most important factors responsible। यानी पॉपुलेशन का ग्रोथ होना और औपनिवेशवाद यानी विदेशी ताकतों का हमारे देश में जमना, ये भी बहुत बड़ा रोल निभाया जंगलों के विनाश के लिए। कल्टीवेशन एक्सपेंडेड rapidly under the colonial period due to the variety of reasons। पहला है नीड फॉर कमर्शियल क्रॉप्स। नीड फॉर कमर्शियल क्रॉप्स, कॉलोनियलिज्म यानी जो अंग्रेज हमारे देश में आए, सबसे पहली बात उनको कमर्शियल क्रॉप्स की आवश्यकता थी। कमर्शियल क्रॉप्स में आ जाता है कॉटन, कॉफी, टी, टोबैकोस, इंडिगो, ये सब कमर्शियल क्रॉप्स में आ जाता है। इनका पैसा तुरंत मिल जाता है। दो प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, एक होता है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स होता है, कैश क्रॉप्स कोई कमर्शियल क्रॉप्स होता है। एक होता है फूड क्रॉप्स, मतलब जो भोजन के लिए हम लोग इसको, जैसे कि राइस, वीट, मैज, मिलेट्स, ये सब क्या है? ये सब फूड क्रॉप्स में आते हैं। एक होता है कमर्शियल क्रॉप्स, जिसका इस्तेमाल बस मार्केटिंग के लिए ही होता है। दूसरा है अनप्रोडक्टिव फॉरेस्ट। अंग्रेजों का यह मानना था कि फॉरेस्ट क्या है? अनप्रोडक्टिव है, उनसे कुछ मिलना है नहीं। इन द अर्ली 19th century द कॉलोनी स्टेट थॉट दैट फॉरेस्ट वैल्यू, यानी 16वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी के शुरुआत में जो कॉलोनियल स्टेट था, यानी जो इंग्लैंड के लोग थे, अंग्रेज हमारे देश में थे, उनका ये मानना था कि जो फॉरेस्ट है वो अनप्रोडक्टिव है, इनका कोई मतलब नहीं है। इस नाते इसको काट करके यहाँ पर कॉमर्शियल क्रॉप्स किया गया। They were considered to the wilderness and that the broad under cultivation। वही है cultivated area rose 6.7 million hectares। इन लोग का ये मानना था कि जंगल जो भी अनप्रोडक्टिव है उसको काट कर वहां पर खेती करना चाहिए। अब इसके बाद लेट्स डिस्कस फॉरेस्ट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो जंगल धीरे धीरे कटते गए एज द कल्टिवेटेड एरिया इन इंग्लैंड वाज ऑन इंक्रीज द फॉरेस्ट स्टार्टेड डिसअपियरिंग। बाय द अर्ली 19th century देयर वाज शॉर्टेज ऑफ ओक ट्री। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में साखू की पेड़ की कमी हुई। कहां पर? इंग्लैंड में। The tree was a basic input for ship industries। शिप इंडस्ट्रीज का सबसे बेसिक रॉ मटेरियल्स क्या होता था? ट्रीज। मतलब पहले अपना स्टील, आयरन, इन सब एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है जहाज बनाने में। लेकिन पहले लकड़ियों के जहाज बड़े बड़े बनाए जाते थे, जिनमें लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, यानी जंगलों की लकड़ी के पेड़ की आवश्यकता होती थी। खास करके वो पेड़ जो बहुत ज्यादा मजबूत, जैसे कि ओक ट्री, साखू का पेड़, इसकी कमी होने लगी इंग्लैंड में। द ट्री वाज द बेसिक इनपुट ऑफ शिप इंडस्ट्री। दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। रॉयल नेवी का मतलब जो इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था थी, उसको वहां की जो नौसेना थी, पानी वाला जो सेना था, उसको नौसेना कहते हैं, उसको रॉयल नेवी कहा जाता है। बाय द 1820 such parties were sent to explore the forest resources India। 1820 में कुछ सर्चर कहाँ आए? भारत में लकड़ियों की खोज में आए। विदिन ए डिकेड ट्रीज वेयर फॉल एंड मैसिव स्केल। और कुछ ही दशकों में जंगलों को बहुत तेजी से काटा गया लकड़ी को पाने के लिए। एंड टिम्बर वेयर बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। और यहाँ से लकड़ियों को एक्सपोर्ट किया गया कहाँ पर? इंग्लैंड के लिए।
इसके बाद स्टूडेंट एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, प्लांटेशन, कमर्शियल फॉरेस्ट्री। फिर उसके बाद जंगलों को 3 भागों में बांटा गया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मैनेज फॉरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बस इतना ही तक। इसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे पढ़ेंगे, प्लांटेशन पढ़ेंगे, कमर्शियल फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसका भी आप लोग बढ़िया प्रॉपर वे में नोट्स बनाएंगे और उसको याद करेंगे और उस नोट्स को हमको भी दिखाएंगे।